हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे हैं, अपने घरों में हैं, स्वस्थ हैं। ठीक है। आज हम पबएड की दूसरी क्लास करेंगे। पहली क्लास में हमने सिर्फ ये समझा था कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, प्राइवेट क्या है, मीनिंग क्या है पबएड का, डेफिनेशंस, उनकी कैरेक्टरिस्टिक, इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये हम सीख चुके हैं पहली क्लास में। ठीक है, आज दूसरी क्लास है। हमारे सिलेबस में भी दिया हुआ है यूजीसी नेट के मीनिंग। उसके बाद आप देखोगे कि उसमें इवोल्यूशन का भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, इवोल्यूशन या डेवलपमेंट कुछ भी कह लो, सेम बात है। तो उसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, वो हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है, हमारे पेपर के लिए या फिर यूपीएससी पबएड का जो ऑप्शनल पेपर है उसके लिए, या फिर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, आप उसके लिए समझ सकते हैं। अपनी नॉलेज के लिए भी क्लास को समझ सकते हैं, उसके लिए रेलेवेंट है। ठीक है, अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पबएड हम सीख चुके हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। ठीक है, अब इवोल्यूशन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन कैसे डेवलप हुआ वो हमें सीखना है। ठीक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप देखोगे कि पढ़ते आ रहे होंगे कि 1887 से जब वुड्रो विल्सन ने अपना ऐसे लिखा था द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तब से मतलब आया है। ठीक है, आपने ये सुना होगा। बट उससे पहले क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था? क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो काम कर रहा था वो नहीं हो रहा था? ऐसा तो नहीं था ना। एंशियंट सिविलाइजेशन, जब जब से इंसान सिविलाइजेशन में रहने लगा है तब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम तो हो रहा है। ठीक है, हर एक जगह मैनेजमेंट लॉ भी बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बट उस टाइम पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ था, ये भी तो क्वेश्चन है। उसका थियोरेटिकल बेस क्या था? ठीक है, तो थियोरेटिकल बेस उस टाइम पे कौन प्रोवाइड कर रहा था पब्लिक एड को? थियोरेटिकल बेस, स्पेलिंग गलत तो नहीं? THE, ओके, थियोरेटिकल बेस। कि उस टाइम पे थियोरेटिकल बेस कौन दे रहा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, ये हमें जानना है। ठीक है, तो उस टाइम पे पॉलिटिक्स जो सब्जेक्ट था उसके अंदर पबएड ब्लेंड था। ठीक है, या फिर लॉ का था, या फिर एथिक्स का सब्जेक्ट था। इन सब में पबएड उसी के अंदर ब्लेंडेड फॉर्म में था। ठीक है, उसी के साथ में मिलके था, बट एक इंडिविजुअल डिसिप्लिन के रूप में नहीं था। ठीक है, इसलिए हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इंडिपेंडेंट लिटरेचर नहीं मिलता है हमें पास्ट में। 1887 के ऑनवर्ड्स ही हम ये सोचते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन आया। ठीक है, अब उससे पहले लिटरेचर लिखे गए थे, उनमें हम थोड़ी स्टडी कर लेते हैं, मतलब हमारी समझ के लिए। तो उसमें आप देखोगे कि जो हमारी एंशियंट इंडिया की सिविलाइजेशन थी उसमें रामायण महाभारत, उसके अंदर भी पबएड के काफी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। ठीक है, डिप्लोमेसी, आप देखोगे कि भगवत गीता, सबके अंदर मतलब कुछ ना कुछ तो ये दे ही रखा है। ठीक है, लॉज के बारे में। उसके बाद है कौटिल्य की एक अर्थशास्त्र बुक थी, उसके अंदर भी कौटिल्य ने ब्यूरोक्रेसी, करप्शन, इन सब डिपार्टमेंट्स, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, लैंड डिपार्टमेंट, इन सब डिपार्टमेंट्स के बारे में बात की है वहां पे भी। ठीक है, आप चाइना के अंदर देखोगे तो कॉन्फ्यूशियस जो थे, उन्होंने जो उनकी राइटिंग्स थी, उनकी टीचिंग्स थी, उनके अंदर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स का जिक्र किया है। ठीक है, उनके अंदर उन्होंने बताया कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना है। ग्रीक के अंदर आप देखोगे कि एरिस्टोटल, जिन्हें हम फादर ऑफ पॉलिटिक्स बोलते हैं, उन्होंने पॉलिटिक्स, द पॉलिटिक्स जो बुक लिखी है उसके अंदर उन्होंने बताया है कि कैसे पबएड, मतलब पबएड के डिपार्टमेंट कैसे काम करेंगे, जो कि अभी फिलहाल में हम जिसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, बट उस टाइम पे नहीं बोलते थे, एडमिनिस्ट्रेशन बोलते थे, और वो पॉलिटिक्स के अंदर ही ब्लेंडेड फॉर्म में था। ठीक है, उसके बाद जब आप मॉडर्न एज में आओगे, मॉडर्न एज से पहले यूरोप के अंदर डार्क एज थी, जहाँ पे चर्च और एडमिनिस्ट्रेशन सेम ही काम कर रहा था। ठीक है, तो उस टाइम पे कोई एक इम्पोर्टेंट लिटरेचर आया नहीं, क्योंकि वो डार्क एज थी, वहां पे चर्च ही सब कुछ कर रहा है, चर्च और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहा। बट फिर रेनेसा है, रेनेसा की चाइल्ड कौन है? मैकेवली है। तो मैकेवली ने फिर पबएड के लिए द प्रिंस जो बुक लिखी थी, उसके अंदर उन्होंने बताया कि कैसे प्रिंस को बिहेव करना है, कैसे क्या करना है, तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन का आता है। ठीक है, उसके बाद जब मॉडर्न एज में आते हैं तो मॉडर्न एज में हमें दिखता है, सबसे पहले अलेक्जेंडर हैमिल्टन थे, उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड का यूज किया था एंड ऑफ 18th सेंचुरी के अंदर। ठीक है, ये अमेरिकन थे। उसके बाद दूसरे जो थे जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे पहली बुक लिखी थी, वो थे चार्ल्स जीन बॉनिन, बॉनिन। ठीक है,
प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो तो आप अपने अपने अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। 1812 के अंदर उन्होंने एक बुक लिखी थी, प्रिंसिपल डी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक, जो कि फ्रेंच के अंदर थी, ये फ्रेंच फिलोसफर थे, ठीक है। तो उसके अंदर उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मतलब वो पहली बुक थी जिसमें पब एड के बारे में बात की गई थी, ठीक है। बट ये वर्ड किसने यूज किया था? अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने। उसके बाद 1887 में वुड्रो विल्सन लिखते हैं द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर पब एड को वो एक इंडिविजुअल और एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, जहां से पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी आती है। वो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम अलग है, पॉलिटिक्स का अलग है, तो ये दोनों चीजें अलग है, एक चीज नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से जो वुड्रो विल्सन है उन्हें फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी बोला जाता है। और 1887 में इनका ऐसे द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, हमारे बुक में कभी फैक्चुअल आ जाता है, ठीक है। जैसे राइटर को पूछना बहुत आसान, सॉरी, पेपर सेटर को बहुत ही आसान क्वेश्चन डालना हो तो वो ये डाल देगा, ठीक है। अगर बहुत हार्ड डालना हो तो उसके प्रिंसिपल्स डाल देते हैं वुड्रो विल्सन के, ठीक है। वो सेटर पे डिपेंड करता है, उनके मूड पे अकॉर्डिंग टू। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ डिसिप्लिन के रूप में, मतलब कोशिश की गई कि हाँ हम उसको एक इंडिविजुअल डिसिप्लिन के रूप में इस्टेब्लिश करें, ठीक है। तो उसके कुछ रीजन रुमकी बासु नाम से कोई राइटर है, इन्होंने दिए हैं, ठीक है, 20वीं सेंचुरी के अंदर। इन्होंने कहा है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी आई उस टाइम पे, साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट जो कि F.W. टेलर लीड कर रहे थे, उसकी वजह से ऐसे डेवलपमेंट हुए कि पबेड को एक इंडिविजुअल डिसिप्लिन के रूप में इस्टेब्लिश करना जरूरी हो गया, ठीक है। दूसरा रीजन उन्होंने बताया 19वीं सेंचुरी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसकी वजह से लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन बनी। अब लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसके लिए डिपार्टमेंट भी लार्ज स्केल चाहिए, एक डिफरेंट डिफरेंट हर एक काम को करने के लिए डिपार्टमेंट चाहिए, तो उस वजह से फिर पब एड की जरूरत पड़ी। तीसरा उन्होंने बताया द इमरजेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, कि वेलफेयर स्टेट की बात होने लगी। उससे पहले लेजिस फेयर की बात थी 18-17 सेंचुरी के अंदर, जहां पे उन्होंने बोला था कि स्टेट का रोल बहुत मिनिमम है, ओनली प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टी राइट है, यह स्टेट का काम है लॉ ऑर्डर बनाना और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना इंसान की, ठीक है। तब लेजिस फेयर का कॉन्सेप्ट था। बट उसके बाद फिर वेलफेयर स्टेट का आया, जो कि हम मॉडर्न लिबरलिज्म भी बोलते हैं जिसे। उसके अंदर क्या हुआ कि स्टेट का काम वेलफेयर काम करने का भी है, वेलफेयर करना मतलब लोगों की भलाई के लिए काम करना, तो स्टेट का काम वो भी है, ठीक है। ऐसा जो राइटर थे उन्होंने एडवोकेट किया, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर वो स्टेट का काम बढ़ गया, तो बढ़ने की वजह से पब एड आया, ठीक है। उसके बाद फोर्थ रीजन इन्होंने बताया द मूवमेंट ऑफ गवर्नमेंट रिफॉर्म्स ड्यू टू नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्पॉल सिस्टम, कि जो मूवमेंट हुई कि गवर्नमेंट के अंदर रिफॉर्म किए जाए स्पॉल सिस्टम के कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से। स्पॉल सिस्टम क्या था? ये अमेरिका के अंदर था। इसमें जो पब्लिक सर्वेंट थे उन्हें उनका अपॉइंटमेंट पार्टी के लोगों से किया जाता था, ठीक है, या फिर अपने रिश्तेदारों से कर लिया जाता था। जब भी गवर्नमेंट आ रही है वहां से खुद अपने लोग लेके आ रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ये स्पॉइल सिस्टम था। मतलब मेरिट बेस पे आप ब्यूरोक्रेसी को अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं उन्हें मेरिट बेस पे नहीं ला रहे हैं, ठीक है। तो स्पॉइल सिस्टम के खिलाफ में मूवमेंट हुई थी, तब स्पॉइल सिस्टम को खत्म किया गया था अमेरिका के अंदर, ठीक है। तो ये जो रिफॉर्म हुआ, ये मूवमेंट हुई, उसकी वजह से पब एड आया है, ठीक है। इन्होंने ये 4 रीजन दिए हैं। इनका नाम रखना, याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पेपर के लिए, बट हमें ये होना चाहिए कि ऐसे क्या जरूरत पड़ गई थी, तो हमें वो रीजन क्लियर हो माइंड में, हमारे माइंड में एक पिक्चर हो कि हाँ ये रीजन हो सकता है, इसकी वजह से वो पब एड आया, ठीक है। वो एक इंडिविजुअल डिसिप्लिन के रूप में बात की जाने लगी, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं। कुछ बेसिक क्लियर हुआ ना आपको? आज मैं अंडरलाइन करना भूल गई हूँ, स्लाइड कैसी बना दी मैंने। कोई बात नहीं, जब मैं पीडीएफ में डालूंगी तो अच्छे से अंडरलाइन करके बोल्ड जो भी लेटर करने हैं वो कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद है जो इवोल्यूशन का है, कि वो फेजेस के अंदर इवॉल्व हुआ है, कि मतलब टाइम के साथ कौन से फेज में कितना इवॉल्व हुआ है, वो हमें पढ़ना है। अब अलग अलग राइटर अपने अकॉर्डिंग फेजेस डालते हैं कि हाँ हमारे अकॉर्डिंग इस फेज में ये हुआ, इस फेज में ये हुआ, या 4 फेज है, 5 है, 6 है, ठीक है। आप अलग अलग फेजेस देखोगे, अलग अलग राइटर्स के देखोगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो मेंशन किए हैं वो ईपीजी पाठशाला से किए हैं, और मैंने
दो तीन जो टीचर्स थे उनकी बुक से देखे, बीएल फाड़िया के लास्ट ईयर के पेपर देखा, मैंने देखा कि इसी पैटर्न पे ये 5 फेजेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है, इसी में ही पूछा जा रहा है हमारे पेपर में, तो मैंने यही फेज डाले हैं, ठीक है। आप अलग फेज देखोगे कि हाँ इसने ऐसे डिवाइड किया, उसके लिए कंफ्यूज मत होना कि हाँ इसने तो ऐसे किया है, इसने ऐसे किया है, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हर एक राइटर अपने अकॉर्डिंग करता है, ठीक है। अब सबसे पहले जो है पहला फेज जो आया वो है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी। सारे समझेंगे कि किसमें क्या है, क्यों ऐसा नाम दिया गया है, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ये फेज कब से माना गया है? 1887 जब वुड्रो विल्सन लिखते हैं उससे लेके 1927 तक, ठीक है। दूसरा जो फेज था वो प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स बनाए गए कुछ, वो 1927 से 37 का फेज था। उसके बाद है इरा ऑफ चैलेंज, पब एड की जो प्रिंसिपल है या फिर उसकी जो थियरी थी उसे चैलेंज किया गया, ये हुआ 1938 से 47 के बीच में। उसके बाद क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी आई कि पब एड को एक डिसिप्लिन के रूप में मानने, मतलब थियरिस्ट ऐसे हो गए कि हाँ क्या माने यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। चैलेंज के बाद उसकी एक आइडेंटिटी को इतना डाउन कर दिया गया, वो है क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, कि उसकी आइडेंटिटी बची ही नहीं। उसके बाद है पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव, ये 1970 ऑनवर्ड्स। आप ये देखोगे कि एक अलग फेज और बनाया जाता है 1990 ऑनवर्ड्स, जबकि ग्लोबलाइजेशन का इरा हुआ था, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, हमारे इंडिया में 1991 में ग्लोबलाइजेशन आई, वर्ल्ड के अंदर तो नहीं आई ना, वर्ल्ड के अंदर तो उससे पहले से है। तो हम सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव से वहां पे नहीं कर सकते, उससे पहले भी आई। बट ये हुआ था कि री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट नाम से गुड गवर्नेंस की बात की गई, जब वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की गुड गवर्नेंस पे, तो वहां पे गुड गवर्नेंस का एक फेज डाल दिया जाता है, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग है, आपकी विश है, आप डालना चाहे नहीं डालना चाहे, ठीक है, इट्स अप टू यू। मैंने नहीं डाला, इसी में ही कवर हो जाएगा क्या वो है। उसके बाद पहला जो फेज है पब्लिक पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, ये पहला फेज किसका है? पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी का, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को दो चीजों के रूप में लिया गया है, एक चीज के रूप में नहीं। पहले एक रूप में लिया जाता था, बट वुड्रो विल्सन ने आइडिया अपना दिया कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दो डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, मैं बोलती रहती हूँ, लिखा हुआ तो मैं पढ़ती नहीं। The basic idea of this phase is to separate politics and administration, कि politics और administration को हम अलग अलग separate करें, ये इस phase का था, इसी वजह से इसे politics administration dichotomy कहा गया है। So it is called politics administration dichotomy, सेम ही बात है। It begins with the publication of Woodrow Wilson, जब Woodrow Wilson जो थे उन्होंने अपना ऐसे लिखा था The Study of Administration, सॉरी मैंने शायद पीछे public administration डाल दिया है ना, ओके यहाँ पब्लिक हटाओ, सिर्फ द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उनका ऐसे था, ठीक है। अगर और भी कहीं मैंने गलती से बोल दिया हो तो वहां पे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन कंसीडर करो आप, ठीक है। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये उन्होंने ऐसे लिखा था, जो उन्होंने पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली एक मैगजीन थी उनके अंदर पब्लिश कराया था 1887 के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने आर्ग्यू किया था कि पॉलिटिक्स इज कंसर्न विद द पॉलिसी मेकिंग, कि पॉलिटिक्स को हम पॉलिसी मेकिंग से कंसर्न करेंगे। पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिसी मेकिंग है, बल्कि और उन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन उन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन का जब स्फेयर ऑफ वर्क ही डिफरेंट डिफरेंट है तो हम कैसे उस चीज को एक ले सकते हैं? उन्होंने इस वजह से उन्होंने डाइकोटोमी का कॉन्सेप्ट दिया, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, ठीक है, समझ पा रहे हो। उसके बाद है इन 1900 फ्रैंक जे गुडनाउ जो थे उन्होंने भी एक ऐसे लिखा, उसका एक बुक लिखी, उनका बुक का नाम था पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने सेम कॉन्सेप्ट दिया कि पॉलिटिक्स अलग चीज है और एडमिनिस्ट्रेशन अलग चीज है, ठीक है। उन दोनों का स्फेयर ऑफ वर्किंग है वो अलग अलग है। He argued that politics has to do with the policies, कि पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स पॉलिसीज से कंसर्न है और उनके एक्सप्रेशन से कंसर्न है, कि जो स्टेट की विल है उन्हें वो एक्सप्रेस करती है पॉलिसीज के रूप में, ठीक है। वेराज एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू डू विद द एग्जीक्यूशन ऑफ दीज पॉलिसीज, कि एडमिनिस्ट्रेशन उन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो उन्होंने भी सेम सा ही आइडिया दिया वुड्रो विल्सन का, और अमेरिका के अंदर इन्हें फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, ठीक है, फ्रैंक जे गुडनाउ को। उसके बाद आता है
इन 1926 एल.डी. वाइट ने एक बुक लिखी एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि पहली टेक्स्ट बुक मानी जाती है पबएड के ऊपर, कि मतलब स्टडी करवाई जाने लगी। समझाती हूँ आपको। पहली टेक्स्ट बुक मानना मतलब क्या है कि अब यूनिवर्सिटीज के अंदर वो कॉन्शियसनेस आ गई कि हाँ सच में पबएड एक डिफरेंट सब्जेक्ट है और एक अलग सब्जेक्ट है, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, तो उसकी स्टडी करवाने लगी यूनिवर्सिटीज। और उस स्टडी के लिए कौन सी बुक रेफर की जाने वाली थी, वो है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये बुक बच्चों को पढ़ाई जाने लगी, तो वो एक टेक्स्ट बुक के रूप में यूज की जाने लगी। ठीक है, तो ये पहली टेक्स्ट बुक थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। ठीक है, एल.डी. वाइट की एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज भी जब रिसर्चर थीसिस लिखते हैं पबएड के ऊपर, कोई भी राइटर लिखता है तो इनकी बुक स्टडी करके ही लिखा जाता है। ठीक है, ये एक बेसिक टेक्स्ट बुक है, पहली टेक्स्ट बुक है कि हाँ जिसे पढ़ा ही है। ठीक है, उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि फेज सेकंड के अंदर आता है कि हाँ अब ये हो गया कि पबएड एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है। ठीक है, कि यूनिवर्सिटीज ने मान लिया, उन्होंने अपने डिपार्टमेंट्स बना दिए। ठीक है, तो अब कुछ प्रिंसिपल भी तो होने चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के। ठीक है, जिनके बेस पे एडमिनिस्ट्रेशन को हमें रन करना है, मैनेज करना है। ठीक है, तो ये फेज बिगिन किससे होता है, डब्ल्यू.एफ. विलोबाय, जो भी इनका नाम है, आप प्रोनाउंसिएशन देखना, विलोबाय, जो इन्होंने एक अपनी बुक लिखी प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1927 के अंदर लिखी। तब से ये फेज स्टार्ट होता है पबएड का सेकेंड फेज। ठीक है, उसके अंदर उन्होंने प्रिंसिपल्स बताए एडमिनिस्ट्रेशन के क्या क्या होते हैं। ही असर्टेड दैट इन एडमिनिस्ट्रेशन देयर आर सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जर्नल एप्लीकेशन, की कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं जो कि जर्नल एप्लीकेशन के होते हैं, जर्नली वो अप्लाई हो जाते हैं, एनालॉगस टू दोज कैरेक्टराइजिंग एनी साइंस। ठीक है, दिस फेज एम्ड एट डिस्कवरिंग प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल बताए गए एडमिनिस्ट्रेशन के। ठीक है, और इसने अलग अलग राइटर्स ने और भी कंट्रीब्यूट किया है। वो कौन से राइटर हैं, हेनरी फ्योल ने अपनी बुक लिखी है इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट, जो कि 1916 के अंदर लिखी है। अब इस बात पे कंफ्यूज मत होना, देखो जो पहला फेज था 26 तक था। ठीक है, हमने देख लिया। अब हेनरी फ्योल की जो बुक है वो 1916 में लिखी गई है। ठीक है, अब ये बुक जब प्रिंसिपल बता रही है वहां पे इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट, इसमें तो उन्होंने मतलब साइंटिफिक मैनेज कैसे किया जाए वो सब बताए हैं। ठीक है, वो सब चीजें फिर प्रिंसिपल वाले फेज ने अडॉप्ट की हैं, तो इसलिए इनकी राइटिंग यहाँ पर की गई है। ठीक है, ये मत सोचना कि उस टाइम में लिखी हुई नहीं, फिर भी उनकी राइटिंग उठा के यहाँ पे डाल दी। क्योंकि जब मैं पढ़ती थी ना, मतलब मुझे ये डाउट बहुत पहले आया था, मैंने पूछ भी लिया था टीचर से कि ऐसा क्यों है, बट ऐसा सोचना मत, क्योंकि ये इस चीज से रिलेट कर रहा है, इसलिए ये यहाँ रखा गया है। ठीक है, उसके बाद है एमपी फोलेट। देखो कोई भी जब टाइम चलता है कि हाँ फेज सेकंड चल रहा है, ठीक है, ये तो बाद में क्लासिफाई किया गया हो ना, उन राइटर्स को तो नहीं पता ना कि हाँ फेज चल रहा है दूसरा फेज, और आज ये खत्म हो गया, आज से हमें इस पे लिखना छोड़ देना है, ऐसा तो नहीं होगा ना। ऐसा भी होगा क्या पता उनसे पहले भी किसी ने लिखा हो, या उस फेज खत्म होने के बाद भी किसी ने लिखा हो। ठीक है, वो तो उस राइटर की थिंकिंग पे है। उसके बाद दूसरी जो है एमपी फोलेट ने अपनी बुक लिखी क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924 के अंदर। देन मुनरे ने लिखी मुन्ने एंड रेले। ठीक है, मैं इनका नाम पता नहीं, हमारी मैम ऐसे बोलती थी, उसकी वजह से मेरी टंग पे ऐसा क्यों आ गया है, मुने एंड रेले। ठीक है, एंड है बीच में, एंड मत सुनना। ऑनवार्ड इंडस्ट्री, ये उनकी बुक थी 1931 के अंदर लिखी, जो उन्होंने गुलिक एंड ऑरविक ने क्या लिखी है, पेपर ऑन साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे देखो एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, उन्होंने देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस बोला है। ठीक है, मतलब कि उसके कुछ सिस्टमेटिक रूल्स भी होंगे। ठीक है, साइंस बोलना क्या होता है कि हाँ वो एक सिस्टम पे बेस होगी। ठीक है, जहाँ पे रिपीटेशन भी होगा, हिरार्की, मतलब एक प्रिंसिपल होंगे जो फिक्स होंगे। ठीक है, जो साइंस में होते हैं, जो ऑब्जेक्टिविटी होगी वो होगी। ठीक है, तो इन्होंने साइंस बनाया एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन उससे पहले आर्ट कंसीडर किया जाता था, बट इन्होंने साइंस कंसीडर किया एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है, उसके बाद आता है मुने एंड रेले, इनका है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1939 के अंदर इन्होंने लिखी, जो इस फेज से बिलोंग करते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट, आप ये लगाओ,
अगर राइटर ने मतलब ये सोच लिया कि हाँ क्वेश्चन को हार्ड बनाना है तो ये डालेगा, अगर राइटर ने ये सोचा है कि नहीं आसान है तो नहीं डालेगा, और वैसे आ सकता है कि हाँ ये बुक किसने लिखी है वो उसके लिए ठीक है। उसके बाद है थर्ड फेज आता है इरा ऑफ चैलेंज, कि अब पब एड के ऊपर एक चैलेंज आ चुका है, अब चैलेंज किया जा रहा है पब एड को, ठीक है। और चैलेंज कर कौन रहा है, जो ह्यूमन रिलेशन थियरिस्ट हैं वो चैलेंज कर रहे हैं। देखो आप सेकंड फेज में देखोगे हेनरी फ्योल हो गए, या फिर वो राइटर हैं जो कि साइंटिफिक थियरीज को प्रमोट करते हैं, या फिर उससे साइंटिफिक स्टडीज से मतलब एक साइंटिफिक स्टडी के रूप में लेके चल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, तो साइंटिफिक के रूप में लेके चल रहे हैं तो मतलब इंसान को भी एक रोबोट मान के चल रहे हैं, ठीक है। इन्होंने ऐसी जो कि क्लासिकल थियरी में आता है इनकी थियरीज, वो एक क्लासिकल थियरी के टाइप में, मतलब ह्यूमन बीइंग्स की बात नहीं हो रही है, एनवायरनमेंट की बात नहीं हो रही, तो उन चीजों को चैलेंज किया गया। और किसने किया, ह्यूमन रिलेशन थियरिस्ट थे उन्होंने चैलेंज किया, ठीक है। और उन्होंने कहा कि हाँ मतलब इंसान को एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैन के रूप में, या फिर ऐसे नहीं ले सकते, वो एक एनवायरनमेंट से भी इफेक्ट होता है, वो एक सोशल बीइंग है, जो कि एरिस्टोटल इतने पहले कह के चले जा चुके थे, ठीक है। During this phase, it was argued that administration cannot be separated from politics, कि administration को politics में नहीं separate कर सकते, क्योंकि administration politics के अंडर में ही काम कर रहा है, ठीक है। तो वहां पे हम ये मान के चलें कि separated है तो वो नहीं true है, because of its political role, क्योंकि उसका political role भी होता है। Administration is not only concerned with implementation of political policy decisions but also plays an important role in policy formulation, कि एडमिनिस्ट्रेशन ओनली पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए ही वहां पे नहीं है, वो पॉलिसी मेकिंग में भी अपना रोल प्ले कर रहा है। तो हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है, इनका कहना ये था। थर्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, ये सेपरेट नहीं हो सकते। उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्मुलेटेड इन सेकंड फेज, जो कि सेकंड फेज में प्रिंसिपल्स बने थे एडमिनिस्ट्रेशन के, वो क्रिटिसाइज किए गए। सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म आया वो ह्यूमन रिलेशन थियरी से आया। उसके बाद आपने हर्बर्ट साइमन की एक फेमस स्टेटमेंट सुनी होगी कि उन्होंने क्लासिकल जो थियरी थी उनको प्रोवर्ब्स कहा है, उनके प्रिंसिपल्स को प्रोवर्ब कहा है, कि वो एक लोकोक्तियां टाइप में है, ठीक है, कि हाँ बोलने के लिए बोल दी बट एक बिहेवियर के अंदर पॉसिबल नहीं है। हर्बर्ट साइमन ने फिर अपना बाउंडेड रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट दिया कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैन हमेशा बाउंडेड रैशनैलिटी के तहत ही अपने डिसीजन ले सकता है, ठीक है। ये नहीं है कि वो फ्री है, वो ऐसा डिसीजन ले लेगा जो बिल्कुल रैशनल है, उसकी रैशनैलिटी हमेशा बाउंडेड होगी, ठीक है, वो लिमिट होगी, उसके पास इतनी वो इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो हाँ मतलब एक रैशनल होके डिसीजन ले ले। हमेशा जो इंफॉर्मेशन की है वो लिमिट होगी, उसके एनवायरनमेंट की लिमिट होगी, हमेशा उसकी रैशनैलिटी बाउंडेड ही रह जाएगी। अपने टाइम से बढ़ के कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, हम अपने टाइम से आगे जाके नहीं ले सकते, हम सिर्फ अपने टाइम की लिमिटेशन हर एक इंसान पे होती है, ठीक है, चाहे वो कितना बड़ा राइटर हो, टाइम ऑलवेज लिमिट हिज थिंकिंग, ठीक है। उसके बाद है अदर पब्लिकेशन ऑफ हिज टाइम आर सॉरी दिस पीरियड, इस पीरियड की और जो इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस वो कौन सी है, चेस्टर बर्नार्ड जो है वो लिखते हैं द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। उसके अंदर वो क्रिटिसाइज करते हैं जो क्लासिकल थियरी थी उसको, और फिर एक एग्जीक्यूटिव के एक अच्छे से मतलब एनवायरनमेंट को कंसिडर करके फंक्शन बताते हैं, ठीक है। उसके बाद है एफ एम मार्क्स जो है, एफ मोस्टिन मार्क, वो एलिमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखते हैं 1946। इसके बाद इस बुक के और भी एडिशन आए थे। हर्बर्ट साइमन जो है वो द प्रोवर्ब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिखते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ये दोनों बुक लिखते हैं, और इसमें वो क्लासिकल थियरी को क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है रॉबर्ट डहेल लिखते हैं द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्री प्रॉब्लम्स, एंड ड्विट वॉल्डो लिखते हैं द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट 1948 के अंदर, ठीक है। ये ड्विट वॉल्डो का कॉन्सेप्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट का आ जाए तो मतलब किसका कॉन्सेप्ट है, इनका है, ठीक है। उसके बाद आता है क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। अब चैलेंज हो रहा है और इतना चैलेंज हो गया कि पब एड वालों के पास मतलब उसका जवाब देने के लिए जवाब नहीं है, ठीक है। जो स्कॉलर्स बन रहे थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, अब उनके पास जवाब ही नहीं रहा,
तो इतना चैलेंज हो चुका है, अब उनकी खुद की आइडेंटिटी के ऊपर क्राइसिस आ चुके हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कैसे क्राइसिस है। विद द रिजेक्शन ऑफ द पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, जो डाइकोटोमी का कॉन्सेप्ट था वो रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। वो कहते हैं कि सब कुछ पबएड के मतलब पॉलिटिक्स के अंडर आता है, कुछ इंडिविजुअल डिसिप्लिन है ही नहीं तुम्हारा। उसके बाद प्रिंसिपल्स को भी रिजेक्ट किया गया, जो ह्यूमन रिलेशन थियरिस्ट थे उन्होंने रिजेक्ट किया। ठीक है, पबएड सफर्ड फ्रॉम द क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का ही क्राइसिस हो गया उनके पास। एज अ रिजल्ट स्कॉलर्स ऑफ पबएड रिएक्टेड इन टू वे, उन्होंने दो तरह से रिएक्ट किया। एक ने क्या किया कि वो वापिस some of them return to the fold, ठीक है, कुछ जो राइटर थे वो पॉलिटिकल साइंस में वापस लौट गए। ठीक है, अब जो ये लौटे हुए राइटर हैं, क्या इनका सम्मान होगा? बिल्कुल सम्मान नहीं हुआ। वहां पे पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कोई सम्मान नहीं दिया इनको वापस बुलाने के लिए, या फिर तुम वापस आ गए, बल्कि इन्हें धुतकार मिली थी। ठीक है, ऐसा हुआ था इनके साथ। ये अपनी मदर साइंस के पास वापस चले गए। कुछ ऐसे राइटर थे जैसे कि एक जॉन गोज राइटर हैं, वो लिखते हैं अपनी थीसिस के अंदर, अपने आर्टिकल के अंदर, ट्रेंड एंड थियरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये उनका आर्टिकल का नाम है। वो लिखते हैं कि थियरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन आवर टाइम इज ऑल्सो अ थियरी ऑफ पॉलिटिक्स, कि हमारी जो थियरी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वो एक थियरी है पॉलिटिक्स की भी। ठीक है, उनके टाइम के अकॉर्डिंग। वैसे बात इन्होंने कोई गलत नहीं बोली थी, फिर भी इनका सम्मान नहीं हुआ था। उसके बाद है रोस्को मार्टिन, बोलते हैं अपने 1952 के आर्टिकल में, डोमिनियन ऑफ पब्लिक सर्विस ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, की जो पब्लिक सॉरी मैंने सर्विस बोल दिया ना, जो पब्लिक साइंस है वो डोमिनेट करती है किसके ऊपर? पबएड के ऊपर। ये अपने आर्टिकल के अंदर लिखते हैं ऐसी बातें। ठीक है, रोस्को मार्टिन। दूसरा, अब कुछ राइटर तो पॉलिटिकल साइंस के साइड में आ गए, दूसरे जो राइटर थे उन्होंने क्या किया, वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस की तरफ चले गए। मतलब कि जो मैनेजमेंट का था, कि मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल वहां पे चले गए, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस की तरफ चले गए। और उन्होंने एक जर्नल फाइंड की मतलब बनाई थी, वो थी एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली इन 1956 उन्होंने बनाई। और कुछ इस टाइम की राइटिंग्स थी, वो कौन सी थी? ऑर्गेनाइजेशन लिखते हैं कौन? मार्च एंड साइमन लिखते हैं। बिहेवियरल थियरी ऑफ द फर्म, ये लिखते हैं सारेट एंड मार्च। उसके बाद है हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये मार्च लिखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑन एक्शन, ये लिखते हैं जेडी थॉम्पसन। ठीक है, ये इनके इंपॉर्टेंट, इस टाइम के इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। उसके बाद है इस टाइम पे जो ये टाइम था फोर्थ फेज का 48 से 70 के बीच में, इस टाइम पे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुई पवेड की फेज में। ठीक है, एक तो वर्ल्ड वॉर एंड हो चुका, अब वर्ल्ड वॉर के बाद इश्यूज इतने ज्यादा हैं, जैसे रिफ्यूजी के इशू, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इतना नुकसान हो चुका है, पवेड को अपना करेक्टर बदलना पड़ेगा। ऑब्वियस बात है, टाइम के साथ चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, तो इतने डेवलपमेंट हुए, तो कुछ डेवलपमेंट हुए वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए। पहला है राइज ऑफ न्यू ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, कि एक न्यू ह्यूमन रिलेशनलिस्ट जो अप्रोच थी वो आ गई। और वो किन किन ने दी थी? क्रिस एंग्रिस ने दी थी, डॉगलस एमसी ग्रेगर थे, रेनिस रैंसिस लिकर्ट थे, वान बेनिस, ये इन्होंने दी थी। और भी राइटर थे जिन्होंने मतलब ऐसी अप्रोचेस एडवोकेट की जो कि ह्यूमन रिलेशन थियरी से काफी रिलेट करी थी। मतलब एक इंसान को एक ह्यूमन बीइंग की तरह भी ट्रीट करके वहां पे उनकी नीड्स को भी डाला गया, एंड जो इनफॉर्मल फैक्टर थे उन्हें भी लिया गया, या फिर जो भी एनवायरमेंट के फैक्टर थे उन्हें भी कंसिडर किया जाने लगा। जैसे अल्टन मेयो का जो एक्सपेरिमेंट था, कौन सा था? बैंक वायरिंग, पता नहीं, हावर्थॉन था शायद, पता नहीं, आप कमेंट में मुझे मतलब बताएं, मेरे दिमाग से निकल चुका है। ग्रोथ ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उस टाइम पे जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी भी ग्रोथ हो चुकी थी, कि मतलब जो कंट्रीज थी आपस में उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया था, उसके अकॉर्डिंग उनमें सुधार भी करने लगे। ठीक है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए भी एक अलग से
उनका एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल ऑब्वियस बात है अलग होगा, क्योंकि उनकी फिजिकल कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन या उनका सोशल जो कंडीशंस है, पॉलिटिकल कंडीशन, सब कुछ डिफरेंट है, ठीक है। तो एक कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ग्रोथ हुई। उसके बाद है एडवोकेसी ऑफ इकोलॉजिकल अप्रोच, जो कि एफडब्ल्यू रिक्स ने दी थी। एफडब्ल्यू रिक्स ने इकोलॉजिकल अप्रोच दी उस टाइम पे कि इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए हमें स्टडी करनी चाहिए पबएड की, ठीक है। एक चीज को हम नहीं ले सकते, ओनली एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को कंसिडर नहीं कर सकते, इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है, जो कि एडवर्ड वेइनर ने दिया है। उसके बाद एफडब्ल्यू रिक्स जो है वो उसे और डेवलप करते हैं, उसका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हो गया। देन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। उसके बाद एफडब्ल्यू रिक्स ने एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट कर दिया, उससे पहले था डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे है एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद है इमरजेंस ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी हुआ 1970s के पास में हुआ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो सेकंड मिनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद है एडवोकेसी ऑफ पब्लिक चॉइस अप्रोच की बात की जाने लगी, जो कि विंस्टन ओस्ट्रोम देते हैं, ठीक है। देन राइज ऑफ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ पबएड, ये सारे मतलब उस टाइम पे डेवलपमेंट हुए। अब इतने डेवलपमेंट हो गए, तो क्या पबएड इन डेवलपमेंट्स को नकार के फिर से कहेगा कि हाँ भाई हम प्रिंसिपल देंगे वही चलेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं होगा। अब पबएड के अंदर मतलब उन स्कॉलर्स के अंदर भी इतना माइंड आ चुका है, इतनी समझ डेवलप हो चुकी है, टाइम ने वो नेसेसिटी बना दी है कि हाँ हम इन सब अप्रोच को अपने पबएड के अंदर कंसिडर करके चलें, ठीक है। अब जो लास्ट फेज है वो है पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव, जिसे हम इंटरडिसिप्लिनरी फेज भी कहा जाता है, कि इस टाइम पे पबएड ने मान लिया था कि हाँ हम सभी डिसिप्लिन से जो भी पबएड के लिए रेलेवेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रेलेवेंट है, वो सब कुछ हम लेंगे, ठीक है। इस टाइम पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंटरडिसिप्लिनरी बन चुका था, कि मतलब कोई भी, चाहे वो मैनेजमेंट में लिखी जा रही हो, ऑर्गेनाइजेशन में लिखी जा रही हो, कहीं पर भी राइटिंग लिखी जा रही है, तो वो हम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है। उन चीजों को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम रिजिड ही रहेंगे, कि हाँ प्रिंसिपल ही मानते रहेंगे, ये करते रहेंगे वो, बट एक जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आ चुकी थी, ठीक है। फिर उसके बाद गुड गवर्नेंस की भी बात होने लगी, वो सब काफी इसी फेज में कंसिडर करते हैं, काफी अलग बना देते हैं, ठीक है। The main theme in the final stage of evolution is concerned with the public choice analysis, कि public choice, public की choice क्या है, उस analysis पर बेस होके हम अपने theories देंगे, हम अपने literature को रखेंगे, ठीक है। Public administration theories so much interest in the related field of policy science, की policy science में भी वो interest लेने लगे, पॉलिटिकल इकोनॉमी उसमें भी लेने लगे, पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी एनालिसिस, इन सब कॉन्सेप्ट में वो इंटरेस्ट लेने लगे, उन फील्ड से डाटा उठा के अपने पबएड के लिटरेचर में डालने लगे, ठीक है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो डाइकोटोमी वाली अप्रोच थी उसे अबेंडन कर दिया गया और एक इंटरडिसिप्लिनरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बन गया, ठीक है। वो एक इंटरडिसिप्लिनरी नेचर हो गया। इंटरडिसिप्लिनरी समझ रहे हो ना, कि अलग अलग डिसिप्लिन से हमने अपने अपने मतलब कुछ रेलेवेंट जो मिला हमने ले लिया, ठीक है, उस टाइप का। उसके बाद है इंपॉर्टेंट राइटिंग्स। इस टाइम में इंपॉर्टेंट राइटिंग क्या है, तो जो भी 1971 के बाद हुई है आपको याद है, सब लिख सकते हो आप इसमें, गुड गवर्नेंस पे भी लिख सकते हो, किसी पे भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक ही डाली, पता नहीं क्यों कोई नहीं। री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, ठीक है, ये ऑसबॉर्न एंड गैब्लियर लिखते हैं 1992 के अंदर, जिसमें वो गवर्नमेंट के फंक्शंस को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, कि हाँ अब गवर्नमेंट के फंक्शन क्या हो चुके हैं, ठीक है। और थर्ड वर्ल्ड कंट्री उन सब की बात की गई है। उसके बाद ड्विट वॉल्डो भी लिखते हैं इस टाइम में, एंड वाले सेरिन लिखते हैं, पीटर शेल्फ लिखते हैं, ये सभी लिखते हैं इस टाइम में। डहेल भी लिखते हैं, पोलियार्की, वो सब, और जेम्स विल्सन, चार्ल्स लिंडलोम, ये सब लिखते हैं यहाँ पे। और इस फेज में जितने भी आप डालो कम है, क्योंकि अभी तक जो भी लिटरेचर लिखा गया है इसमें डाल सकते हो, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। क्लास समझ आई होगी। कंक्लूजन के रूप में हम कह सकते हैं कि हाँ पबएड अब इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन बन चुका है, और अभी जो टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं उन्हें अडोप्ट भी कर रहा है, ठीक है। एक न्यू अप्रोचेज आती रहती है टाइम के साथ में, ठीक है, वो सब लेके चल रहा है। एक पब्लिक प्राइवेट मॉडल भी आ चुका है, वो सब भी ब्लेंड किया है अपने उसमें। और ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन आने के बाद जो पबएड का काम कम हो चुका है, ऐसा नहीं है।
पवेड का काम बल्कि ज्यादा हो चुका है। आईटी आई है तो उससे भी ज्यादा, मतलब आईटी सेक्टर आया, ऐसा माना गया कि पवेड का या एडमिनिस्ट्रेटर का काम कम हो गया। ठीक है, हमारे इंडिया के अंदर भी क्या हुआ था, जब आईटी आ गई थी तो ग्लोबलाइजेशन आ चुकी थी, प्राइवेटाइजेशन आ गया, तो इंडिया ने क्या किया, जो यूपीएससी के सिविल सर्वेंट जो रिक्रूटमेंट होता है, तो उसमें उन्होंने स्ट्रेंथ कम कर दी। उन्होंने सोचा कि अब जरूरत ही नहीं है हमें उस चीज की, बट ऐसा नहीं है, अभी उस चीज को समझा गया, फिर से उस स्ट्रेंथ पे लाया गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि काम कम हो गया, काम उतना ही है, काम उससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि उस टाइम पे जैसे आप लेकर चलो कि उस टाइम पे ओनली आप इलाइट क्लास को एक टाइम जब ये लगा के चलो 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में या उसके एंड में, मिडल में, ठीक है, उस टाइम पे इलाइट क्लास ओनली रूल कर रही थी। ठीक है, एक नॉर्मल जो मास पॉपुलेशन थी उसका पार्टिसिपेशन था ही नहीं, इस टाइप से था। बट टाइम चेंज हुआ, अब जो पार्टिसिपेशन है वो मास पॉपुलेशन भी कर रही है, यहाँ पे लोग सिटीजन जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिटीजन के वेलफेयर की बात हो रही है, गवर्नमेंट वेलफेयर सर्विसेज चला रही है, तो ऑब्वियस बात है काम ज्यादा होगा। ठीक है, तो पवेड का काम उसके बाद बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है, और आगे भी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट एक फैसिलिटेटर की तरह है, वो बीच में एक उस ब्रोकर की तरह है जो उस फैसिलिटेट कराती है। ठीक है, और जितनी ज्यादा फैसिलिटी आएंगी तो गवर्नमेंट वहां पे इंटरवीन करेगी, ऑब्वियस बात है करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज एक मोनोपोली हो जाएगी, और मोनोपोली होती है तो क्या ही होता है वो सब हिस्ट्री में देख चुके हैं हम। ठीक है, ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हो, और आप कुछ भी डाल सकते हो, जो भी आपने न्यू पढ़ा हो टॉपिक के अंदर डाल सकते हो, फ्री हो आप उसके लिए। ठीक है, बट काम का ही डालना होता है, उसके अंदर कहानी या महाभारत या कुछ ऐसा वो मत लिख के आना, गाने गुने मत लिख के आ जाना। ठीक है, पेपर में कुछ काम का, ठीक है, वो सब डालना है, क्योंकि ये हरकतें होती हैं। कोई नहीं, अभी क्लास समझ आई होगी, अगर फिर भी क्लास में कोई इश्यू है, कुछ समझ नहीं आता है, बेशक आप फ्री हैं, कमेंट हमेशा ओपन है, तो आप लिखिए आपकी प्रॉब्लम, मैं नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल लूंगी। ठीक है, इसी नोट के साथ आपको क्लास समझ आई होगी, आप पढ़ रहे होंगे, आप इंजॉय कर रहे होंगे, मैं क्लास को एंड करती हूँ। थैंक यू।